हेलो एंड वेलकम। मैं रंजीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञानदायनी एजुकेशनल ट्रस्ट पर। इस कड़ी में हम यहां पर देख रहे थे इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत जी की किताब से। तो उसी सिलसिले में आज हम लोगों का जो चैप्टर है वो है संविधान संशोधन या संविधान संशोधन की प्रक्रिया। इसके बारे में सबसे पहले दो क्वेश्चन हम जान लेते हैं कि संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है। ठीक है, 368 में, अनुच्छेद 368 में। और किस भाग में इसका वर्णन किया गया है, तो भाग 20 में, XX। ठीक है, 20 में इसका वर्णन किया गया है। चलिए, इसके पहले हम आगे बढ़ें, हम थोड़ी सी चीज़ों के बारे में ध्यान देंगे। हमें थोड़ा सा ध्यान देना है ये कि देखिए, संविधान संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जब हमारा संविधान या किसी भी देश का संविधान, किसी भी संस्था का कोई संविधान लागू किया गया, तो उस समय की परिस्थितियाँ कैसी थी, उस समय के लोगों की उम्मीदें कैसी थी संविधान से, उस समय लोगों का समाज क्या था, रहन सहन क्या था, आदि आदि, इन सब चीज़ों को देखिए। और एक लंबे अरसे के बाद, 20 वर्ष, 50 वर्ष या 40 वर्ष, 70 वर्ष ऐसे बीत जाने के बाद देखा ये जाता है कि उन चीज़ों में जो हम संविधान से चाहते हैं, हम उम्मीद करते हैं, उनमें परिवर्तन आता है। जैसे आप ध्यान दीजिए कि कहीं पर एक संकरी सड़क पहले बनाई गई थी, उस पर चलने की जो स्पीड दी गई थी वो लिखा हुआ था किनारे एक बोर्ड लगाकर, अधिकतम गति सीमा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर क्या हुआ, सड़क को थोड़ा सा अमेंड किया गया। जब गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई और सड़क अच्छी बना दी गई, फिर लिख दिया गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हो सकती है इस पर, मैक्सिमम स्पीड 40 किलोमीटर। और फिर जब एक्सप्रेस वेज बना दिए गए तो वो 40 से भी अधिक की स्पीड वहाँ पर परमिसिबल हो गई। ठीक है, इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता है उसकी आवश्यकताएं बढ़ती हैं, और आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। उसी प्रकार से हम यहाँ देख सकते हैं कि ज़रूरत पड़ती है संविधान में संशोधन की। जो पहले संविधान बनाए गए थे वो कालांतर में कुछ कारणों से प्रासंगिक नहीं रह जाते हैं। फिर संसद का ये काम है कि उसको देखना और क्या प्रासंगिक नहीं रह गया उसमें संशोधन करना। और उसके बाद यदि हमारी संसद संविधान संशोधन कर भी देती है तो फिर न्यायालय उसकी व्याख्या करता है, उस पर विचार करता है क्या यह प्रासंगिक है, नियमानुसार है अथवा नहीं है। तो न्यायालय उसको बाद में फिर अमेंड कर सकता है या फिर निरसित भी कर सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित जान लीजिए कि इसको कहते हैं, जब हम पेश करते हैं तो कहते हैं संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक जैसे एक सामान्य विधेयक पर विचार होता है, 3 वाचन होते हैं, एक सदन में फिर दूसरे सदन में, उसी प्रकार से। ठीक है, ये भी विधेयक जब दोनों सदनों से पारित होता है और उसके बाद यह क्या बन जाता है, एक एक्ट बन जाता है, संविधान संशोधन अधिनियम उसको कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा इन बातों पे आते हैं, चैप्टर की बातों पर आते हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति सबसे पहले ये हम जान लेते हैं कैसी है। नम्यता और कठोरता या नम्यता अनम्यता का एक बेहतरीन मिश्रण पेश किया गया है। नम्य माने क्या होता है, ऐसा संविधान जिसमें संशोधन काफ़ी आसान हो, सामान्य बहुमत से आप संसद में उसको संशोधित कर पा जाएं, उसके लिए कोई विशेष विधायी प्रक्रिया की आवश्यकता ना हो, जैसा कि ब्रिटेन में है। अनम्य माने क्या होता है, कोई भी सामान्य प्रक्रिया से संशोधन ना हो पाए, सारे संशोधन हो उनके लिए विशेष विधायी प्रक्रिया की आवश्यकता हो, इसको अनम्य कहा जाएगा। और ऐसा कहाँ देखने को मिलता है, अमेरिका के संविधान में। तो हमारा संविधान क्या है, इन दोनों का बेहतरीन मिश्रण है, नम्य और अनम्य का। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, उपयुक्त में से दोनों करके। अब संविधान संशोधन तक पहुंचने से पहले थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य क्या था, जो 1973 में फैसला आया। कई बार आपको मैच कराने के लिए आता है। ठीक है, ये कई सारे केस हैं, जैसे गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद बनाम केरल राज्य, और सारे तमाम राज्य हैं। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, यहाँ थोड़ा सा इसका परिचय जान लेते हैं। इसमें ये जो 13 जजेज की एक पीठ थी, 13 न्यायाधीशों की एक पीठ में 7:6 के अनुपात से फैसला दिया गया था कि संसद संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर, संसद संविधान में परिवर्तन तो कर सकती है परंतु मूल ढांचे में वो छेड़छाड़ नहीं कर सकती। अब यहाँ पर मूल ढांचा क्या होता है, देखिए मूल ढांचा किसको हम कहेंगे, अर्थात उद्देशिका में जो प्रतिमान दिखाए गए, जैसे कि गणतंत्र, भारत एक गणतंत्र है, संप्रभु है अर्थात संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, संसदीय तंत्र, मूल अधिकारों के कुछ पार्ट, आदि आदि, ये सब संसद के जो है, या विधायी प्रक्रिया, संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, तो ये सब चीज़ें संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत आती हैं। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में यह डिसीजन दिया गया कोर्ट द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि संविधान के मूल ढांचे में संसद परिवर्तन
नहीं करने का अधिकार रखती है। ठीक है, तो अगर कभी भी आए तो बताएंगे मूल ढांचे से संबंधित कौन सा केस है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973 में आया था। 7:6 के अनुपात से 13 जज की बेंचेज ने इसको फैसला दिया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, संविधान संशोधन प्रक्रिया जो अनुच्छेद 368 के तहत वर्णित है। ठीक है, देखिए पहले संविधान संशोधन के 3 प्रकार समझ लीजिए। सामान्य बहुमत, जैसे मान लीजिए कि ये 100 लोग हैं, एक हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ आपसे, 100 लोग किसी भी एक सदन में हैं, एक काल्पनिक रूप से ऐसा एक सदन की कल्पना कीजिए। तीनों प्रक्रिया आप आसानी से समझ पाएंगे। 100 लोग हैं। सामान्य बहुमत क्या होता है, इसमें से कम 51 लोगों ने पक्ष में मत डाल दिया तो यह पारित मान लिया जाएगा। ठीक है, ये हो गई सामान्य प्रक्रिया, अर्थात संसद में सामान्य बहुमत से, किसी भी सदन में सामान्य बहुमत से। तो सामान्य बहुमत जब हम बात करेंगे तो इसका मतलब है कि उपस्थित सदस्यों के 50% से अधिक मत देने वाले, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 50% से अधिक की हम बात कर रहे हैं, तब सामान्य बहुमत हो गया। विशेष बहुमत क्या होता है, सदन में मान लीजिए कुल 100 लोग हैं, फिर वही काल्पनिक रूप से, तो इसमें से कुल सदस्य संख्या, जो सदन की कुल संख्या है उसका 2/3, तो इसको भाग करेंगे तो लगभग 66 या 67 लोग आ जाएंगे। ठीक है, 67, और उस समय मान लीजिए 80 लोग उपस्थित हैं तो 41 कम से कम होना ही चाहिए। ठीक है, दोनों में से जो भी अधिक होगा वह पूर्ण होना चाहिए। अर्थात कुल सदस्य संख्या का सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत की बात करें, कुल सदस्य संख्या का 50% और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, ये विशेष बहुमत कहा जाता है। तीसरी प्रक्रिया होती है विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति भी होनी चाहिए। तो विशेष बहुमत मैंने आपको बता दिया, उसमें भारत में जितने भी राज्यों की संख्या है उनमें कम से कम आधे राज्य जो हैं उसके पक्ष में वोट डाल दें। तो ये तीसरी प्रक्रिया हो गई। पहली प्रक्रिया सामान्य बहुमत, दूसरी प्रक्रिया विशेष बहुमत, तीसरी प्रक्रिया विशेष बहुमत तथा आधे या उससे अधिक राज्यों की स्वीकृति, 3 प्रकार से। अब देखिए संविधान संशोधन प्रक्रिया जो कि 368 के अंतर्गत आती है। देखिए हर संविधान संशोधन 368 के तहत ही किया जाए यह आवश्यक नहीं है। तो कुछ 368 के तहत संशोधन किया जाएगा, कुछ संशोधन ऐसे भी होंगे जो 368 से परे होंगे। तो यहाँ हम देख लेते हैं 368 के तहत जो प्रक्रिया प्रारंभ होगी उसमें क्या क्या स्टेप्स होंगे। ठीक है, संविधान संशोधन सिर्फ संसद के किसी सदन में प्रारंभ हो सकता है, राज्य विधानमंडल में नहीं। ठीक है, राज्य विधानमंडल में नहीं प्रारंभ हो सकता है, या लोकसभा या राज्यसभा दोनों। तो पूछ सकता है आपसे किस में प्रारंभ करेंगे, तो किसी में भी, राज्य विधानमंडल में कभी नहीं। ठीक है, तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक में प्रारंभ हो सकता है। अब ये इसको पुनः स्थापित किसके द्वारा किया जा सकता है, अर्थात किसी सदन में कौन इंट्रोड्यूस इसको कर सकता है, तो कोई मंत्री भी या कोई सामान्य सदस्य भी। देखिए मंत्री द्वारा जो आएगा उसको सरकारी विधेयक कहते हैं, और जो गैर मंत्री द्वारा किसी सामान्य सदस्य द्वारा आएगा उसको गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। चलिए, राष्ट्रपति की इसमें पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, तो जी बिल्कुल नहीं आवश्यक है। दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। ठीक है, दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या लिखा हो, विशेष बहुमत। तो सदन में उपस्थित सदस्यों की 2/3 संख्या से पारित होना आवश्यक था, कुल सदस्यों का आधे से अधिक संख्या, ये मैंने पहले ही बता दिया। इसमें संविधान संशोधन बहुमत विधेयक को पारित करने में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। क्या राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है? बिल्कुल नहीं बुला सकता, संविधान संशोधन प्रक्रिया हेतु नहीं बुला सकता। चलिए, यदि विधेयक संघीय ढांचे संबंधित है तो क्या होगा, आधे राज्यों के विधानमंडल से भी सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है, पहले विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य, यहाँ विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य भी होना चाहिए। और ऐसे जो 368 के तहत संशोधन किए जाएंगे इनको राष्ट्रपति को प्रथम बार में ही अपनी स्वीकृति देना आवश्यक है, वे इसको रोक नहीं सकते हैं, इसको वापस भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्रथम बार में स्वीकृति देने के लिए वो बाध्य होंगे। और राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना आवश्यक है तो नहीं, ऐसा नहीं। ऊपर आपने देखा राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है, लेकिन उनको प्रथम बार में इसमें स्वीकृति देनी ही होगी, बाध्य होंगे। अब देखिए मैंने आपको बता दिया संविधान संशोधन के कितने प्रकार होते हैं। चैप्टर बहुत छोटा है, थोड़ा सा ध्यान से अगर देखेंगे आप तो सब कुछ बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। इसमें से पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो ऊपर अभी चर्चा किए गए हमारे द्वारा, जैसे राष्ट्रपति इसको रोक सकते हैं तो नहीं रोक सकते, ये ध्यान कर लीजिए। ठीक है, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है, कहाँ पुनः स्थापित किया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक में, विधानमंडल में बिल्कुल नहीं, कौन इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है, कोई मंत्री या सामान्य सदस्य। इतनी बातें
बिल्कुल ध्यान ले लीजिए, ठीक है। और इसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, तो ये ध्यान दे दीजिए। और अब देखिए संविधान संशोधन के प्रकार, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इस प्रकार का, जैसे दिया गया है कि संसद में राजभाषा का प्रयोग या संसद में इंग्लिश भाषा का प्रयोग, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, ऐसा अभी ये क्वेश्चन आया हुआ था लास्ट ईयर्स में, ठीक है, यूपीपीएससीज में आपके। तो इस प्रकार के जो नियम विनियम है उनको संशोधित करने के लिए किस प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होगी, ठीक है। या इनमें से कौन सामान्य बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, या इनमें से कौन विशेष बहुमत से, या फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति भी आवश्यक है, इस प्रकार से पारित किया जाएगा, संशोधित किया जाएगा। चलिए, मैंने आपसे पहले बता दिया 3 प्रकार के संशोधन संभव हैं। अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 368 के तहत आ जाएंगे ये, और ये अनुच्छेद 368 से परे आ जाएगा, ठीक है। संसद के साधारण बहुमत द्वारा, अर्थात कुल सदस्यों के आधे से अधिक बहुमत द्वारा, क्लियर। इस पे क्या राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं? तो इस प्रकार के जो अनुच्छेद 368 से बाहर होगा उसके लिए संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। दूसरा है विशेष बहुमत, संसद के विशेष बहुमत द्वारा दोनों सदनों में अलग अलग उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से और कुल सदस्य संख्या, कुल सदन के सदस्य संख्या का आधे से अधिक द्वारा पारित होना चाहिए। और इसी में तीसरा प्रक्रिया है आधे से अधिक राज्य या आधे राज्यों की स्वीकृति भी आवश्यक है, इसी दूसरे के साथ ये जोड़ लीजिए आधा। चलिए अब देखते हैं कि साधारण बहुमत से, जिनमें 368 से परे हैं, उनके अंतर्गत कौन कौन सा संशोधन हम कर सकते हैं। मेन आपकी पीटी के लिए यही इंपॉर्टेंट है। ऊपर जो मैंने कुछ लाइन्स आपको बताई और ये इंपॉर्टेंट है। नए राज्यों का गठन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, नामों में परिवर्तन, ठीक है, ये साधारण बहुमत द्वारा। राज्यों में विधान परिषद का निर्माण व समाप्ति, द्वितीय अनुसूची के विषय, वेतन भत्ते, ठीक है, ये सब। संसद में गणपूर्ति संसद सदस्यों के वेतन भत्ते, संसदीय प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजभाषा का प्रयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब याद कर लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं। और उच्चतम न्यायालय का न्यायिक क्षेत्राधिकार कहाँ तक आता है, बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। न्यायाधीशों की संख्या उच्चतम न्यायालय में अभी हाल ही में एक संविधान संशोधन द्वारा न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई गई। देखिए, संसद को अधिकार है न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकती है, लेकिन कम करेगी तो मूल ढांचे का हनन हो जाएगा वो, अर्थात सिर्फ बढ़ा सकती है और सिर्फ बढ़ा सकती है। तो अभी किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संसद में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई गई है, ठीक है, 3 की संख्या वृद्धि करी गई। आप इसको कमेंट में लिखिएगा। नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है, संसद व राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान, निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण, 5वीं अनुसूची व 6ठी अनुसूची के विषय जनजात क्षेत्रों से संबंधित है, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, ठीक है। इन सब को अगर इन सब प्रावधानों में संशोधन करना है तो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन आवश्यक नहीं है, नहीं होगा, सामान्य प्रक्रिया से हो जाएगा, ठीक है। क्या 368 के तहत आएगा? जी नहीं, इसमें उत्तर होगा जी नहीं। अब दूसरा आता है अनुच्छेद 368 के तहत किए जाने वाले विषय। पहले तीसरी लिस्ट पहले देख लेते हैं, उसका थोड़ा सा कारण है, दूसरा बाद में देखेंगे। संसद के विशेष बहुमत तथा आधे राज्य विधानमंडलों द्वारा स्वीकृति से संशोधन। अब यहाँ जितने भी संघीय विषय होंगे, ठीक है, भारत राज्यों का एक संघ है, उसको बनाए रखने के लिए जो भी चीज़ें आवश्यक होंगी उनमें अगर आपको संशोधन करना है तो 368 के तहत होगा, और आधे राज्यों की स्वीकृति भी आवश्यक होगी। तो यहाँ 2 क्वेश्चन बनता है कि आधे के बाद जो राज्य बच रहे हैं अगर वो अड़ंगा लगा दें तो कुछ नहीं होगा। आपका उत्तर है कुछ नहीं होगा, ठीक है। वो कुछ आधे राज्यों ने स्वीकृति दे दी तो औपचारिकता पूरी मानी जाएगी, उसके बाद शेष जो बचे हुए राज्य हैं वो चाहे जो भी कहते रहें। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और कि क्या जो राज्य स्वीकृति देने जा रहे हैं उनको राज्यों को स्वीकृति देने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है? तो नहीं, वो लंबा टाइम ले सकते हैं, ठीक है, कोई आवश्यकता नहीं है कि उनको बाध्य किया जाए, कितने समय में आप विचार करोगे। देखिए, इसके अंतर्गत क्या आता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन व उसकी प्रक्रिया, केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची में आ गया, ठीक है, कार्यकारिणी तथा इनके बीच, केंद्र व राज्यों के बीच कार्यकारिणी शक्तियों का विस्तार, उच्चतम व उच्च न्यायालय से संबंधित कोई परिवर्तन, ठीक है, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। देखिए पूरा संघीय ढांचा दिखा है, अनुच्छेद 368 में अगर परिवर्तन करना है तो स्वयं 368 के तहत ही होगा। इसकी प्रक्रिया क्या है, संसद का विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों की स्वीकृति। तो ये सब प्रक्रियाएँ हो गई जो
तृतीय प्रकार में आएंगी। ठीक है, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य। अब जो प्रक्रिया प्रथम और तृतीय में नहीं आई वो सब कहाँ डाल दीजिए उठा के। सबसे अधिक व्यापक है दूसरी लिस्ट आपकी, दूसरा प्रकार विशेष बहुमत, सिर्फ विशेष बहुमत। कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित सदस्यों का, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, याद रखिएगा। जैसे मूल अधिकार, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, सभी उपबंध जो प्रथम और तृतीय सूची में शामिल नहीं हैं, ये प्रकार। ठीक है, तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आपने काफ़ी कुछ जाना होगा, आपको समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और इसी प्रकार के अच्छे अच्छे और वीडियोज़ पाने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।